नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। टुनाइट से दीपक चौरसिया के स्पेशल एडिशन में आपका स्वागत है। आज दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार ने अपना पहला बजट पेश कर दिया। आम आदमी पार्टी की सरकार इसे जनता का बजट कह रही है और हम कह रहे हैं आपका बजट। आपका बजट क्या क्या लेकर आया है, अगले 1 घंटे में हम इसी पर बात करेंगे और करेंगे एक जानदार बहस इस बात पर कि जो वादे, जो 70 वादे आम आदमी पार्टी की सरकार ने किए थे, उन वादों पर कितना खरा उतरी है ये सरकार। क्या उनके 2 बड़े वादे स्वराज और जन लोकपाल पर क्या किया सरकार ने, साथ ही साथ बिजली और पानी के जो वादे किए गए थे उस पर कितना लॉन्ग टर्म प्लानिंग है सरकार का, स्वास्थ्य को लेकर क्या है, खेल को लेकर क्या है, पब्लिक सैनिटेशन और हेल्थ को लेकर क्या है, इन तमाम चीजों पर चर्चा होगी। और हमारे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं। आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता प्रीति जी हमारे साथ हैं, प्रोफेसर जगदीश मुखी जी हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हारून यूसुफ साहब हमारे साथ हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, और 3 बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ हैं, एनके सिंह जी, प्रदीप सिंह जी और अभिलाष खांडेकर जी। इन तमाम लोगों से हमारी चर्चा जारी रहेगी। लेकिन प्रीति जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। कई सारी चीजें हैं जो मिसिंग लगती हैं। स्वराज को आपने थोड़ा सा इंट्रोड्यूस किया, लेकिन जन लोकपाल को इस सेशन में आप पूरी तरह से भूल गए। ये बजट सेशन है और आई थिंक इस सेशन में एक ऐतिहासिक बात हुई है भारत में कि पहली बार स्वराज के तहत एक बजट बना है। हमने 11 विधानसभाओं में लोगों से बातचीत करके, लोगों के विचार लेके, और जब डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर अपना बजट प्रेजेंट कर रहे थे, उन्होंने बहुत सारे ऐसे किस्से सुनाए कि लोगों से क्या क्या बातें सुनने आई, कैसे लोगों की छोटी छोटी जरूरतें हैं, जैसे उन्हें लाइब्रेरी चाहिए और वो उनके लिए बहुत अहम मुद्दा है, जो हमें शायद लगे कि वो अहम नहीं है लेकिन लोगों के लिए बहुत जरूरी है। तो ये लोगों की कोलैबोरेशन से बजट बनाना, ये भारत के इतिहास में स्वराज का पहला स्टेप है, ये नींव है। और आई थिंक हम बहुत खुश हैं, हम जो भी आंदोलनकारी थे, जो हम स्वराज मांगने आए थे, आज हमें लग रहा है कि हमें तो अभी भी हैं, बिल्कुल हैं, और हमें लग रहा है आज हमारे आंदोलन की जीत हुई है। आज आंदोलन को एक बहुत बड़ा सक्सेस मिला है। आज आंदोलन ने पहला कदम उठाया है जनता को वो देने का जो जनता चाहती है। लेकिन जन लोकपाल तो भूल गए आप। जन लोकपाल बजट सेशन पिछली बार आपने सरकार गिरा दी थी उसके नाम पर। इसलिए इस बार हम इतनी केयरफुली जन लोकपाल लाएंगे कि सरकार भी नहीं गिरेगी और जन लोकपाल नहीं, आप कैसे गिरेगी? अब तो आपके साथ है, अब कैसे गिरेगी? एक फुल प्रूफ जन लोकपाल आएगा। वो बजट सेशन का मामला नहीं था। पिछला जन लोकपाल फुल प्रूफ नहीं था। पिछला जन लोकपाल गिरा दिया गया था। इस बार जन लोकपाल ऐसे आएगा कि वो गिरेगा नहीं, लेकिन जन लोकपाल बजट गिरेगा आपके साथ है, बिल्कुल आएगा, जरूर आएगा और तुरंत ही आएगा। लेकिन फिलहाल ये बजट सेशन था, इसमें हमें बहुत सारे उन 70 वादों पे हमें फोकस करना था जो हमने दिल्ली की जनता से किए थे। दिल्ली की जनता से मिलके, अलग अलग लोगों से मिलके, हमने महिलाओं से, व्यापारियों से, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी, RWA में रहने वाले लोगों से मिलके जो हमने उनकी इच्छाएं सुनी थी, उसके हिसाब से जो हमने 70 वादे किए थे, इस बजट, आज ये बजट उस पर खरा उतरा है। हमने हर वादे पे काम किया है। मैं 70 वादों पर आऊंगा, लेकिन सबसे पहले प्रोफेसर जगदीश मुखी आपके पास आना चाहूंगा। इस सेशन से, या अगर चाहती सरकार तो इससे पहले भी जन लोकपाल ला सकती थी। आपको क्या लगता है, जन लोकपाल पर सरकार इतनी ढीली क्यों पड़ी हुई है? आपका कहना है कि यह बजट सत्र है, 7 बिल और भी तो पेश किए हैं आपने बजट सत्र के अंदर, और आपकी यदि पहली इंपॉर्टेंस थी तो इसको लाना चाहिए था। असली बात यह है, जन लोकपाल जिसकी बात कर रहे हैं वो किसी भी राज्य के अंदर नहीं लाया जा सकता। राज्यों के अंदर लोकपाल नहीं होता, क्या ये उनको जानकारी नहीं थी? राज्यों के अंदर लोकायुक्त होता है, ऑलरेडी दिल्ली के अंदर लोकायुक्त है। आप उसे ज्यादा पावरफुल बनाएं, उनको और ज्यादा अधिकार दें, उसके लिए उस एक्ट को अमेंड करें, नया एक्ट लाएं। वो लोकपाल नहीं होगा, वो लोकायुक्त होगा। लोकायुक्त, जैसे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की बात करते हैं, लोकायुक्त जो है वो स्टेट में होता है, लोकपाल सेंटर में होता है। इसके इनके बेसिक कंसेप्ट उन्हें क्लियर नहीं है, इसलिए बिल नहीं ला सके। पिछले जब लाए थे तो भी बिना एलजी की अनुमति के पेश कर दिया, आ ही नहीं सकता था, गिरा नहीं है, वो आ ही नहीं सकता, वहां पर सदन में लाया नहीं गया है, वहां पर रख ही नहीं पाए। ये जनता को गुमराह कर रहे हैं कि गिरा दिया गया, वो ला ही नहीं सके, ला सकते नहीं थे, क्योंकि जो कानून कहता है उसके हिसाब से नहीं चल रहे। इनका कानून में विश्वास नहीं,
विधान में नहीं, संविधान के अंदर नहीं, परिपाटी के अंदर नहीं। इसलिए हम कहते हैं वो केवल अराजकतावादी बात करते हैं जो ग्राउंड रियलिटी से बहुत परे होता है। हारून यूसुफ जी, आप पर भी आरोप लगता है कि आप बीजेपी के साथ मिल गए और जो इनका जन लोकपाल था, वैसे तो लोकायुक्त है, उसको गिरा दिया। ऐसा है कि ये पार्टी हर चीज में इतनी महारत हासिल रखती है कि दिन को रात बता दे और रात को दिन बता दे। 6 बार स्वराज का नाम लो तो स्वराज स्थापित हो गया। आज बजट में जिस तरीके से हर बात पे स्वराज बजट कहा गया, मैं समझता हूं कि अभी मोहतरमा बात कर रही थी कि हमने लोगों से बातचीत की। मैं मनीष सिसोदिया जी को सुन रहा था। मनीष सिसोदिया जी कहते हैं कि जब हम बजट के ऊपर चर्चा कर रहे थे तो एक महिला ने आके मेरे से कहा कि पेंशन जो है, ये जो महिला कह रही है कि पेंशन हमें मिलनी चाहिए, इनकी बेटी नौकरी करती है। शायद मनीष सिसोदिया जी को और आम आदमी पार्टी को ये नहीं पता कि दिल्ली में जो एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, आज भी बुजुर्गों की हालत ये हो गई है कि उनका बेटा 5 लाख कमाता हो, उसको 1000 रुपए के लिए वो जिस बेटे को पूरी जिंदगी पैसे देता है वो उसके आगे हाथ नहीं फैलाना चाहता। तो इस तरीके से बुजुर्गों को अपमानित करना, आज 1.5 साल से लोग पेंशन के लिए दर दर भटक रहे हैं। आज स्वराज की बात करके जो जन लोकपाल की आपने बात उठाई और आपने कहा कि हमने समर्थन नहीं दिया। अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी, मैं और अरविंदर सिंह लवली जो हमारे अध्यक्ष थे पीसीसी के, हम चारों ने जब बात की तो हमने कहा केजरीवाल जी, ये गारंटी है कांग्रेस की तरफ से कि इसकी जो कानूनी प्रक्रिया है उसको पूरा कीजिए और हम सबसे आगे बढ़कर इसको सपोर्ट करेंगे। और आज भी अगर हाउस की प्रोसीडिंग्स निकाल लें तो एज सीएलपी लीडर मैंने हाउस में खड़े होकर ये कहा था कि हम पूरी तरीके से इसका समर्थन करेंगे। और ये पारदर्शिता की बात करती है या आम आदमी जो बात करती है, लोकायुक्त अपॉइंट करना तो 5 मिनट का काम है। अगर लोकायुक्त अपॉइंट हुआ होता तो आज जो जितेंद्र तोमर जैसे केसेस आए हैं या और बहुत सारे केसेस हैं, वो सारे के सारे उस दायरे में आते। ये उससे भागना चाहते हैं और जन लोकपाल का नारा और स्वराज का नारा, ये सब बातें ये लोग करते हैं। प्रीति जी, क्या आप लोकायुक्त से भागना चाहते हैं? क्या आप उसी बेसिक से भागना चाहते हैं जिसके बल पर अन्ना आंदोलन आपने किया और सरकार बनाई? मुखी साहब ने बहुत मेहनत करके हम सबको समझाया कि स्टेट में लोकायुक्त होता है और सेंटर में लोकपाल होता है। आई थिंक ये देश की जनता बहुत क्लेवर है, बहुत समझदार है, सबको पता है कि स्टेट में लोकायुक्त होता है और सेंटर में लोकपाल क्यों बोलते हैं? हम उसको जन लोकपाल बिल बोलते हैं, जिस बिल में ऐसे रूल्स बनाए गए हैं जिस तरीके से लोकायुक्त और लोकपाल को काम करना चाहिए। जब लोकपाल होगा ही नहीं तो आप उसको लोकपाल क्यों बोलते हैं? वो तो लोकायुक्त होगा। जन लोकायुक्त बोलिए ना। आप उसके सेमेंटिक्स में जा रहे हैं। सेमेंटिक्स में ही तो जाएंगे प्रीति जी। पूरी देश को जन लोकपाल। आप मुझे बताइए, मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री तो नहीं बोल सकते ना? बिल्कुल नहीं बोल सकते। बताइए क्या बोल सकते हैं? जन लोकपाल एक बिल है जिसमें लोकायुक्त और लोकपाल दोनों की प्रोविजन है। बिल जन आप बताइए, केंद्र का बिल आप कैसे लागू कर सकते हैं राज्य में? कोई केंद्र का बिल नहीं लागू कर रहा है। आप समझिए, जन लोकपाल बिल। मैं समझ रहा हूँ, जो आप भी तो समझिए। तो आप मुझे समझाने का मौका दीजिए या आप समझा लीजिए। आप समझाइए। जन लोकपाल बिल एक बिल है जो हमने इंडिया अगेंस्ट करप्शन ने ड्राफ्ट किया था। हमने बिल ड्राफ्ट किया था, भैया हमें कुछ तो पता होगा उस बिल में क्या है। हमने ही बनाया था और उसमें जो लोकायुक्त के नियम रखे थे हमने, वो हमारी सरकार को लागू करने हैं। मुखी जी तो केंद्र सरकार में है, वो लागू कर दें, उनको किसने रोका है? बड़ी बहुमत से आए हुए हैं वो लोग, लोकपाल ले आए इस देश में, बदल दें इस देश को, इतिहास बदल दें, ले आए वो पारदर्शिता, ले आए वो एंटी करप्शन जो इन्होंने प्रॉमिस किया था। धोखेबाज हैं ये लोग, कुछ नहीं करने वाले हैं। और कांग्रेस का तो क्या कहना, वो तो खत्म हो चुकी है, उनको मैं क्या जवाब दूं? तो आई डोंट थिंक कांग्रेस के लिए मेरे पास कोई जवाब है। लेकिन आई थिंक अगर बजट सेशन पे बात कर रही है तो हम बजट सेशन पे बात करें ना। हम बात करें कि दिल्ली की जनता को क्या चाहिए और दिल्ली की जनता को क्या मिला है और क्या मिलने वाला है। हमने जो स्कूल, जो अस्पताल, जो हमने एक एक, ये सीनियर सिटीजन की बात करते हैं, सीनियर सिटीजन के लिए आज तक दिल्ली सरकार ने कुछ किया क्यों नहीं? आज तक उन्होंने कोई ओल्ड एज होम बनाने का कुछ किया क्यों नहीं? और पेंशन में वाकई में हमें सोचना पड़ेगा कि पेंशन सही लोगों में जा रही है या नहीं जा रही है। अगर पेंशन वही लोग खा रहे हैं जिनको जरूरत नहीं है, जिनके बच्चे खुशहाल हैं, जिनके घर अच्छे से चल रहे हैं, तो मतलब कहीं तो करप्शन है ना। कोई तो पैसे खा रहा है। जैसे अभी हमने स्कूल एडमिशन में देखा, गरीब बच्चों की एडमिशन कोई ना कोई खा रहा है, तो यहाँ पे पेंशन भी कोई ना कोई खा रहा है। उसमें ट्रांसपेरेंसी लाना, उसमें अच्छे से काम करना बहुत जरूरी है।
और वो हम करेंगे। आज तक इन्होंने क्यों नहीं किया? चलिए प्रीति जी, शुरुआत करते हैं। चलिए बजट पे आते हैं अरुण भाई। अगर जन लोकपाल नहीं तो बजट पे आते हैं सीधे। पहला सवाल मेरा, आपने बजट के अंदर कहा कि 24 अस्पतालों में गरीबों के लिए फ्री बेड की सुविधा के लिए ऑनलाइन व्यवस्था करेंगे। मुझे बताइए, झुग्गी में कौन लैपटॉप लेके बैठता है? नहीं, झुग्गी वाला लैपटॉप लेके नहीं बैठेगा। ऑनलाइन व्यवस्था ये हम करेंगे कि हम मैनेज करेंगे कि जो वो फ्री बेड्स हैं वो कितने अवेलेबल हैं, और जैसे ही कोई झुग्गी वाला मांगने आए हम उसको बता पाएंगे कि कहां पे बेड अवेलेबल है। इतनी तो समझदारी होगी एक सरकार में, इतना तो सोच लिया होगा उन्होंने। नहीं, आप कैसे मैनेज करेंगे मुझे बताइए। ये तो वही हुआ ना, ये तो वही हुआ, चाहे आप ऑनलाइन कर दे चाहे ऑफलाइन कर दे। आज होता है हम हॉस्पिटल में जाते हैं और हमें पता नहीं यहाँ पे अवेलेबल बेड नहीं है, तो हम कहाँ जाएं, दूसरा कहाँ दरवाजा खटखटाएं। लेकिन अगर उस हॉस्पिटल में एक ऑनलाइन सिस्टम अवेलेबल है जिसमें सारी अवेलेबिलिटी दिखाई दे रही है, तो वो हॉस्पिटल वाले हमें बता सकते हैं हमारे पास बेड नहीं है, आप यहाँ जाइए। या हम सरकार में किसी को फोन करें, हेल्थ मिनिस्ट्री में मैंने खुद फोन किया है। एक बार मेरे फूफा जी यहाँ पे बीमार थे और हमें बेड चाहिए था, नहीं मिल रहा था। मैंने हेल्थ मिनिस्ट्री में एज अ साधारण इंसान जो बंबई में रहती है फोन किया और उन्होंने मुझे बताया कि ढूंढ के आधे घंटे में बेड कहाँ अवेलेबल है। अगर ये 1 मिनट में पता चल जाए बेड कहाँ अवेलेबल है, कितनी जानें बच सकती हैं। थोड़ी समझदारी से काम करना होगा और वो देश की जनता कर सकती है, आम आदमी कर सकता है। आम आदमी को पता है कि इस तरह से चीजों को आसान बनाना। डॉक्टर अरुण भाई, मिलिट वर्क, ये काल्पनिक बातें जो हैं और इस तरह की बातें महज कह देना, ये कोई अपनी जिम्मेदारी को निभाना नहीं है। आज दिल्ली के अंदर, न केवल दिल्ली के 40% लोग राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, वो दिल्ली में इलाज कराने आते हैं, चाहे वो जीबी पंत हॉस्पिटल हो चाहे एलएनजेपी हॉस्पिटल हो। आज जो इनको हेल्थ पे बजट दिया गया है, अब उन्होंने एक स्वराज की बात करते हुए कहा कि 1000 मोहल्ला क्लिनिक खोले जाएंगे। बजट कितना है? 125 करोड़ रुपए। इसका मतलब है 8 लाख रुपए फी क्लिनिक का इन्वेस्टमेंट है। 8 लाख रुपए में पान की दुकान नहीं खुल सकती, एक क्लिनिक कैसे खुल सकता? तो इस तरह की जो इमेजिनरी चीजें करके ये आज तक सत्ता में आए हैं, आज धीरे धीरे लोगों को एहसास हो रहा है। दूसरा ये बात करते हैं कि हमने ट्रांसपोर्ट व्यवस्था सुधार रहे हैं। ई रिक्शा की आज बहुत जोर शोर से बात हुई। आपको हैरानी होगी कि 4 महीने पहले जब इनका चुनाव हुआ था तो रामलीला ग्राउंड में अरविंद केजरीवाल जी ने लंबे लंबे भाषण ई रिक्शा वालों को दिए, क्योंकि उनको लगा ये एक बड़ा वोट बैंक है। और 4 महीने में केवल 26 ऑटो रिक्शाओं की लाइसेंस के लिए क्लियरेंस हुई है। और अब ये कहते हैं कि 15,000 रुपए सब्सिडी देंगे। मैं ये जानना चाहता हूं, दिल्ली के अंदर ऑटो माफिया है, एक जो माफिया है वो 500-500 ऑटो उसके कंट्रोल में रहते हैं। ये 15,000 सब्सिडी देके उस माफिया को सरगर्म करना चाहते हैं। कोई प्रोसीजर बनाया, उसके बारे में कोई बात नहीं की। और जैसा मैंने अभी आपको बताया कि जो हॉस्पिटल की मोहतरमा बात कर रही थी, दिल्ली की आबादी नियंत्रण बढ़ रही है और आसपास के शहरों से जो लोग आते हैं वो भी यही इलाज कराते हैं और दिल्ली के हॉस्पिटल किसी को मना नहीं करते। और अगर ये इतना ही ध्यान स्वास्थ्य पे दे रहे होते तो ये डॉक्टर 4 महीने में 2 मरतबा स्ट्राइक नहीं करते। और इनके नेता एक चैनल पे बोल रहे थे कि भाई साहब आप बताइए आपकी क्या क्या डिमांड पूरी करनी है। मतलब ऐसा लग रहा है सरकार नहीं चल रही, कोई तमाशा हो रहा। प्रोफेसर जगदीश मुखी, जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है, चलिए माना 8 लाख के बजट पे इन्होंने जितने हॉस्पिटल प्रॉमिस किए वो भी खोल दिए, डॉक्टर कहां से आएंगे? मैं पहले कुछ और कमेंट करना चाहूंगा। मैंने बजट भाषण पूरा सुना, मुझे खेद है, मैं इसे बजट भाषण मानने के लिए तैयार नहीं हूं। मैंने बजट पेश किए हैं 6, पहला दिल्ली गवर्नमेंट का सबसे पहला बजट पेश किया हमने। बजट भाषण सुनकर ऐसा लग रहा था ये बजट भाषण नहीं है, ये तो किसी पॉलिटिकल पार्टी का जो मैनिफेस्टो रिलीज वाला भाषण होता है ना, वो ऐसा भाषण नजर आ रहा था। मुझे हैरानी की बात है, जब बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे, जो मैनिफेस्टो रिलीज वाला भाषण होता है ना, वो ऐसा भाषण नजर आ रहा था। मुझे हैरानी की बात है, जब बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे, मंत्री महोदय ने अपने भाषण के अंदर यह कहा दिल्ली यूनियन टेरिटरी नहीं है। अब बोलिए उसके आगे कहां चलेंगे? जब मंत्री ये कह रहे हैं बजट पेश करते हैं यूनियन टेरिटरी नहीं है, ये इलेक्टेड गवर्नमेंट है, उन्हें यहां सरकार चलानी है, पब्लिक ने मैंडेट दिया है, तो उन्हें इस बात को संभाल के चलना होगा।
कि यूनियन टेरिटरी है, उस हिसाब से आपको काम करना होगा, किंतु नहीं मानने के लिए तैयार नहीं है। इसी को अराजकता कहते हैं। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, जो बार बार उन्होंने बात की, हमने तो मोहल्लों के अंदर जाकर के कंसल्ट किया है, जैसे मैडम बतला रही थी, मोहल्ले के अंदर जाकर के एक RWA जिसका आधा पोलिंग बूथ पड़ता है, उसके साथ आपने सलाह मशवरा करना है। आप बजट की चर्चा करना चाह रहे हैं, बजट की टेक्निकलिटीज उन्हें पता नहीं है, क्या करना ये नहीं पता। वो तो ये कहते हैं, मैंने स्वयं सुना है वहां जो कलेक्शन किया है 9, 2, 5, 7 जगह पर, वो लोग ये कहते हैं देखिए जी इस बार बजट के अंदर हमारे इस ब्लॉक का ये पार्क टूटा हुआ, उसकी ये सड़क ये बननी चाहिए, दीवार बननी चाहिए। इस तरह के सुझाव आएंगे ना बजट में। वास्तव में यदि आप चर्चा चाहते हैं, आप चाहते हैं कि अच्छा कंट्रीब्यूशन हर लेवल से आए और दिल्ली के लिए अच्छी योजनाएं बने, उसके लिए जरूरी है इसका डिस्कशन प्लानिंग बोर्ड के अंदर हो। मैं जानना चाहता हूं आज तक उन्होंने प्लानिंग बोर्ड का गठन क्यों नहीं किया। प्लानिंग बोर्ड के अंदर उसमें एकेडमिशियंस होते हैं, इकोनॉमिस्ट होते हैं, पब्लिक के अपने ऐसे व्यक्ति जो कुछ असर रखते हैं, जिनको जानकारियां वो होते हैं, उसमें टॉप ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, उसमें MLAs भी होते हैं, उसमें मिनिस्टर्स भी होते हैं। यानी ऐसा प्लानिंग बोर्ड जिसके अंदर बजट की बैठ के चर्चा करें, सारी चीजें आए, तो वहां पर चर्चा करने के लिए तैयार नहीं, अपने MLA के साथ चर्चा करने के लिए तैयार नहीं, अपने मिनिस्टर के साथ चर्चा करने के लिए तैयार नहीं, इकोनॉमिस्ट के साथ चर्चा करने के लिए तैयार नहीं। और हम कहते हैं डिस्कशन करेंगे किससे, मोहल्ले के अंदर जाके करेंगे। बहुत अच्छी बात है, कीजिएगा, किंतु वहां जो सुझाव आएंगे वो इसी प्रकार के सुझाव आएंगे जैसे मैंने आपको बताया, वो अपने मोहल्ले की, उस ब्लॉक की, उसी की तरह से बात करेंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं बेसिक्स क्लियर नहीं उनको बजट बनाने के बारे में। जो बजट के प्रोविजंस हैं, बाकी सब चीजें उस पर डिस्कशन हम करेंगे, किंतु मैं बेसिक चीज की बात कर रहा हूं। वाकई क्या प्रीति बेसिक्स क्लियर नहीं है? क्या बजट सड़कों पर बनाया जाता है? प्रॉब्लम इस देश की जनता की यही रही है कि हमारे पॉलिटिशियंस हमें समझ ही नहीं सकते। वो सोचते हैं हम सारे के सारे बेवकूफ हैं, हम जो मोहल्लों में रहते हैं, हम जो गलियों में रहते हैं, हमें कुछ पता ही नहीं। हमें ये नहीं पता हमें स्कूल में क्या चाहिए, हमें ये नहीं पता हमारे पार्क में क्या चाहिए, हमें ये नहीं पता कि इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है, हमें ये नहीं पता कि हम फॉरेन पॉलिसी क्या है। हमारे पूरे देश की जनता बेवकूफ है। हम एक आम आदमी पार्टी हैं, हम आम लोगों को आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है। मैंने आपको आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है, बिल्कुल पॉलिटिशियन है ना। हाँ बिल्कुल, मतलब पॉलिटिशियन की एक अलग क्लास है और इनकी एक अलग क्लास है। जो आम आदमी बदलता कभी आप एक डेमोक्रेटिक सेटअप को इस तरीके से मजाक उड़ा के आप अपने आप को बहुत ये डेमोक्रेटिक सेटअप का मजाक नहीं है, ये डेमोक्रेटिक सेटअप हथियाया हुआ है, हमारे से इन लोगों ने छीन के अपने हाथों में रखा हुआ है। और जब ये डेमोक्रेटिक सेटअप खुल के हमारे हाथों में आ रहा है तो ऑब्वियसली टेंशन तो होगा। अब तक ये पूरी इनकी विरासत थी, अब तो हम लोग मिल बांट के ले रहे हैं, तो ये दिक्कत है यहाँ पे। मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, आप मुझे इंटरप्ट नहीं करें। ये तो आपके काम करने की शैली है। मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, आप मुझे बोलने दीजिए। आपको बोलना है तो आप बोल लीजिए। बहुत बहुत सिंपल है, लोगों में बहुत समझ है, लोग कोई बेवकूफ नहीं होते हैं, उनको पता है कि उनको मोहल्ले में क्या चाहिए। अगर हर मोहल्ले से आवाज उठती है कि हमें पार्क चाहिए या हमें लाइब्रेरी चाहिए, तो ये लोगों की विश है, इसको रिस्पेक्ट करना एक सरकार का जरूरी काम है। इसी पे हमें देश को लेके जाना है, ये आसान नहीं है, ये मुश्किल काम है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आज हमने मोहल्लों में बात की, कंफ्यूज कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ क्लैरिटी नहीं है, इनको ABC पता नहीं है बजट बनाने की, इसका मतलब ये है। मैं ये कहना चाहता हूँ ये उनकी डिमांड्स आप पूरी करें, आपका कर्तव्य करें, किंतु वेयरलेस इज रिलेट टू द बजट। बजट का डिस्कशन जो होगा वो किसी स्तर पर होगा, जो योजनाएं होंगी डिस्कस होंगी, उसमें जो टेक्नोक्रेट्स हैं उनकी बातें सामने आएंगी, लॉ सामने आएगा। आप ये नहीं कह रहा उनकी भावना को आप रखते हैं। बीजेपी सरकार हमें ब्यूरोक्रेट देती है, प्रीति मेरा एक सवाल है, ब्यूरोक्रेट देती है, उनको उन ब्यूरोक्रेट्स पे विश्वास होना चाहिए। यही बताते हैं कि हम एनसीटी नहीं है, हम यूटी हैं, ये बताना चाहते हैं कि ये एनसीटी है ही नहीं, यहाँ पे चुनाव हुए नहीं। सरकार पता होना चाहिए आपका, यदि ब्यूरोक्रेट के बिना कहते हैं सरकार चलाने तो भूल जाइए इस बात को। बिना ब्यूरोक्रेट के सरकार नहीं चलेगी आपकी। ये जो आपका अविश्वास है ब्यूरोक्रेट्स के प्रति, उसके कारण कभी भी आप न बजट चला सकते हैं न प्रशासन चला सकते हैं। इनको इनके ब्यूरोक्रेट पे इनके क्या मतलब होता है जी? सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमें ब्यूरोक्रेट दिए हैं, इनका उनका क्या होता है? दे आर ऑफिसर्स। आज सेंट्रल गवर्नमेंट में, कल दिल्ली गवर्नमेंट में है, कल दिल्ली गवर्नमेंट वाले सेंट्रल गवर्नमेंट में जाएंगे। एक कॉमन कार्डर है इनका, इनको सम्मान नहीं करना आता। मैं ये जो अभी प्रीति जी बात कह रही हैं ऑफिसर्स के बारे में,
मैं इन्हीं से पूछना चाहता हूं कि जो आपकी मर्जी का ऑफिसर नहीं है आप उस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा देते हो, जो आपकी सही खबर ना दिखाए वो भ्रष्टाचारी है। आपने गैम्बलिन वाले मामले में ये आरोप लगाया पहला कि 11,000 करोड़ का फ्रॉडुलेंट तरीके से ये जो है पावर डिपार्टमेंट में डील कर रही थी, और उसके बाद जब ये मुद्दा हम लोगों ने उठाया तो आपने उसको टर्न कर दिया कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस पे। और दूसरा, आम आदमी पार्टी की महानता यह है कि इनको एक डेमोक्रेटिक सेटअप पे विश्वास नहीं है। एमएलए कौन होता है? जिसको 1 लाख लोग चुनकर विधानसभा में भेजते हैं और वो गली गली घूमता है। या तो इनके एमएलए घूम नहीं रहे थे कि केजरीवाल जी और सिसोदिया और प्रीति जी को जाना पड़ा। हर एमएलए लोगों से बात करके तब जाके इलाके का डेवलपमेंट करता है। और अगर उस सिस्टम को ही खत्म करना है, आज कहा गया 11 असेंबलीज में 20-20 करोड़ रुपए का डेवलपमेंट फंड दिया जाएगा। इसका मतलब यह है कि 59 कॉन्स्टिट्यूएंसीज निगलेक्ट पड़ी रहेंगी, वहां कोई डेवलपमेंट नहीं होगा। तो मैं समझता हूं कि जो कंफ्यूजन है इनका उसको पहले दूर करें। 11 को नहीं जा रहा सर। बिल्कुल प्रीति। हाँ, अभी मैं जवाब देना चाहूंगी और मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि जब मैं बोल रही हूँ तो आप रुकें, और अगर आपको बोलना है तो मुझे चुप करा। नहीं, आप बोलिए। ये जो हमने आप जवाब दीजिए, बिल्कुल चुप रहेंगे हम, किंतु आप जो पॉलिटिकल भाषण करने के अलावा कुछ नहीं करते हैं। जवाब दीजिए जो पूछ रहे हैं वो आपसे। मैंने पहले जो मैं ब्यूरोक्रेट्स की बात थी वो कंप्लीट कर दूं। मैं बोल रही हूं सेंट्रल सरकार ने, दिल्ली का तो कोई कैडर नहीं है, सेंट्रल सरकार हमें ब्यूरोक्रेट्स देती है। हमने उन ब्यूरोक्रेट से बजट बनवाया है। इनको अपने ब्यूरोक्रेट पे भरोसा होना चाहिए। हमें देश की जनता पे भरोसा है, हमें हमारे एमएलए पे भरोसा है, हमें हमारे ब्यूरोक्रेट पे भरोसा है। हमने उन सबकी राय लेके बजट बनाया है। पहली तो ये बात। दूसरी बात, ये जो स्वराज निधि का कॉन्सेप्ट है, ये एक नया कॉन्सेप्ट है। हम इसको पूरी जगह तो लागू नहीं कर सकते। हमें शुरू करना होगा, देखना होगा कि ये चलेगा या नहीं चलेगा। तो 11 कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऐसी हैं जिनमें एक अमाउंट ऑफ फंड दिया गया है, और बाकी 59 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में भी एक छोटा फंड दिया है ये कॉन्सेप्ट को इनग्रेन करने के लिए। कहीं पे भी जब एक नई चीज की हम एक नई एक्सपेरिमेंट को शुरू करते हैं, उसको हमें कहीं पे एक्सपेरिमेंट करना होगा। ज्यादा राशि उसमें डाल दें और वो सक्सेसफुल ना हो तो भी आप हमारे आके इल्जाम लगाएंगे। लेकिन आई थिंक ये बहुत साउंड कॉन्सेप्ट है। जब भी हमने देखा है ब्राजील में और जगहों में जहां पे टाउन हॉल में लोग अपने बजट को कैसे स्पेंड करना है डिसाइड करते हैं, उन्होंने समझदारी से अपने बजट को स्पेंड किया है। तो दिल्ली की जनता को भी ये मौका मिलना चाहिए। 1 साल एक बहुत छोटी ड्यूरेशन होती है, उसमें अगर इन 11 कॉन्स्टिट्यूएंसीज ने अच्छे से इस्तेमाल किया है बजट, तो ये पूरे स्टेट में लागू होगा और पूरे देश में लागू होगा। चलिए प्रीति जी, आपसे बातचीत जारी रहेगी। हमारे साथ अभिलाष जी हैं, प्रदीप जी हैं, एनके सिंह जी भी हैं, उनकी राय लेंगे। ये जानेंगे उनसे कि क्या आम आदमी पार्टी के जो तर्क हैं वो व्यवहारिक है या नहीं, उनका बजट व्यवहारिक है या नहीं। हम बात कर रहे हैं दिल्ली के बजट की, जो आम आदमी पार्टी सरकार ने आज पेश किया है। और हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़े हुए हैं। सीधे चलते हैं हमारे तीनों वरिष्ठ पत्रकारों के पास। सबसे पहले प्रदीप जी, आपसे जानना चाहूंगा, आपको क्या लगता है, आपको इस बजट में कौन सी बातें ऐसी लगती हैं जो इंप्लीमेंट करना आपको मुश्किल दिखाई देता है? दीपक जी, पहले तो पिछले आधे घंटे से डिबेट सुनने के बाद मुझे ये तय करने में मुश्किल हो रही है कि हम आम आदमी पार्टी के मैनिफेस्टो पार्ट 2 पर बात कर रहे हैं या बजट पर बात कर रहे हैं। जो बजट भाषण सुन लीजिए, प्रीति जी जिस तरह से बोल रही हैं, वो लगता है कि अभी भी आंदोलन के मोड में है। सरकार बोल रही हो, इसका आभास कम होता है। आंदोलन से निकली हुई पार्टी जब सत्ता में आती है, गवर्नेंस शुरू करती है, तो उसका लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। आपके बजट से वो स्पष्टता नजर नहीं आती। निकली हुई पार्टी जब सत्ता में आती है, गवर्नेंस शुरू करती है, तो उसका लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। आपके बजट से वो स्पष्टता नजर नहीं आती। आम आदमी पार्टी जिन परिस्थितियों में बनी और सत्ता में आई, उससे लोगों में एक उम्मीद थी कि आप वैकल्पिक राजनीति की बात कर रहे थे, तो आपके बजट में कुछ वैकल्पिक नीतियां भी होंगी। उसका अभाव दिखाई देता है।
एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश है कि थोड़ा सा यहां कर लें, थोड़ा ये करके देखें। ये आपकी स्वराज निधि की ही बात है। तो इन 11 चुनाव क्षेत्रों का चुनाव किस आधार पर हुआ है? इनमें गरीब ज्यादा रहते हैं, इनमें स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं है, यहां बिजली पानी की कमी है, झुग्गी झोपड़ियां ज्यादा हैं। आप उन क्षेत्रों में क्या करना चाहते हैं? एक बात जो मनीष सिसोदिया जी ने कही कि जो नागरिक वहां के बताएंगे उसके आधार पर काम होगा। तो सरकार के बारे में तो ये मानकर चला जाता है कि वो जो भी काम कर रही है, जो लोगों की इच्छा है, जो लोगों की जरूरत है, जिसकी ज्यादा से ज्यादा लोगों को जरूरत है, वो काम सरकार करेगी। तो ये एक असंतुलित विकास की ओर आप दिल्ली को ले जाने का प्रयास कर रही है। आपका प्रयोग जो है वो एक असंतुलित विकास की ओर ले जाएगा। तो इस कोई नई चीज जो उम्मीद थी आम आदमी पार्टी से, मुझे तो निश्चित रूप से निराशा हुई है कि कोई ऐसा आउट ऑफ द बॉक्स कोई योजना हो, कोई नीति हो, कोई कार्यक्रम हो, वो दिखाई नहीं देता। और देखिए, दिल्ली को समझने के लिए दिल्ली का जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो राष्ट्रीय एवरेज के 30 गुना ज्यादा है। 11,500 पर स्क्वायर किलोमीटर की पॉपुलेशन है। तो यहां पे एक मॉडल अरविंद दे रहे हैं। मेरे ख्याल से थोड़ा सा वक्त दिया जाना चाहिए कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी जो आज से 2,500 साल पहले वैशाली वगैरह में होती थी, यूनान में भी होती थी, एक प्रयोग है कि भाई ठीक है, हम जनता से पूछ लेते हैं। और अगर जनता चाहती है कि लाइब्रेरी बन रहा है तो मुझे नहीं लगता है कोई बड़ी गलत बात है। हर मोहल्ले में लाइब्रेरी हो जहां अखबारात आते रहें, लोग पढ़ें, इसमें कोई गलती नहीं होगी। मुझे लगता है कि यहां तक बिल्कुल सही है कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी में कुछ एरियाज हैं जिसमें कि आप जनता से, लोकल लोगों से पूछें और उनसे करें। लेकिन कहीं यही फॉर्मेट अगर उन्होंने फैला के सीवर लाइन किधर से जाएगा इस पे प्रयोग कर दिया तो वो डिजास्टर्स होगा, क्योंकि हाईली टेक्निकल सब्जेक्ट है। और दिल्ली में डेवलपमेंट हाईली टेक्निकल होता है, क्योंकि यहां पे उस तरह के डेवलपमेंट नहीं है कि आपको अनाज देना है किसी राशन की दुकान पे। आप देखें, सिर्फ 8% बीपीएल में रह गए इस समय आदमी, तो अनाज अब आपको देना बंद करना पड़ेगा। अनाज वाला नहीं है। 2.5 लाख पर कैपिटा की आमदनी, देश में सबसे ज्यादा पर कैपिटा आमदनी दिल्ली में है, और आपका 4.5 लाख करोड़ का स्टेट जीडीपी है। ऐसे में वहां की जनता का एक्सपेक्टेशन बिल्कुल अलग है। तो एक प्रयोग है, मुमकिन है कि, लेकिन यह प्रयोग लाइब्रेरी तक तो सीमित हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप यही प्रयोग इस तरह करेंगे कि नहीं साहब, अब ये बताइए कि यहां पे आपको बाजार कहां दिया जाए, तो कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, कोई बंगाली होगा तो क्या नहीं, मछली की दुकान यहां पे रख दो, कोई पंजाबी होगा वो मुर्गे की दुकान चाहेगा, और कोई जैन होगा वो वैष्णव होगा तो वो कहेगा नहीं दोनों दुकानें ना रहे। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी की सीमा है, और अरविंद अगर इस सीमा से बढ़ रहे हैं, ये पॉपुलिस्ट मेजर अच्छा है कि आप करें कि जनता से पूछ के कर रहे हैं, लेकिन बजट बनाना जो मुखी साहब कह रहे हैं और हारून जी कह रहे हैं हाईली टेक्निकल होता है, और खास करके जो जैसे फ्लाईओवर है, अब फ्लाईओवर कहां बनेगा यह आप जनता से नहीं पूछ सकते। तो बजट में मनीष के जो लगातार लगा उसमें 15 मिनट तो वाकई वो बजट का फॉर्मेट ही नहीं था, वो तो इलेक्शन स्पीच का फॉर्मेट था। उसके बाद बजट का फॉर्मेट आया, ठीक है, उसमें कुछ चीजें काफी अच्छी है, इसमें दो राय नहीं है कि कुछ जो नए प्रयोग हो रहे हैं, मेरे ख्याल से इसको एक टाइम दिया जाना चाहिए कि 1 साल देखा जाए। खास करके जो सबसे बड़ा मुझे खतरा लगा, आप देखें कि दिल्ली जो नेशनल वर्ल्ड में जाना जाता है, और इंडिया में आज 5 जो देश हैं बड़े दुनिया के, उसमें भारत का जीडीपी है $2.13 ट्रिलियन का। ऐसे देश के कैपिटल में इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, बाल मृत्यु दर लगातार बढ़ रही है। मतलब आप सोचे कि गांवों में होता है, ट्राइबल एरियाज में बाल मृत्यु दर बढ़ रहा है, तो समझ वहां भी घट रहा है लगातार, लेकिन यहां पे बाल मृत्यु दर बढ़ रहा है। आज अरविंद की जरूरत यह थी कि 4,47,000 करोड़ जो रुपए दिए हैं एक्चुअली हेल्थ सेक्टर में बढ़ाना था, उन्होंने उल्टा कर दिया। एजुकेशन में 10,000 करोड़ देना जो कि बजट का 25% है, और स्टेट जीडीपी का 2.3% है। यह मुझे लगता है कि बहुत ही गैर सोचा हुआ प्लान है। हेल्थ सेक्टर में ये अमाउंट देना चाहिए था, बजाय इसके कि एजुकेशन में दें। ये उन्होंने एक ब्लंडर किया है। बिल्कुल। अभिलाष जी, एक क्विक कमेंट आपसे।
मैं ये जानना चाह रहा हूँ प्रीति जी से कि आपने कहा ये स्वराज बजट है और फिर आप बोलते बोलते आप ब्राजील तक पहुंच गई जहाँ के टाउन हॉल की बारे में बात करी। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि ये अरविंद जी या आपके वित्त मंत्री जी की ओरिजिनल आइडिया है स्वराज बजट की, या ब्राजील में इस तरीके के कोई कंसेप्ट जो हम यहाँ पर अब इम्पोर्ट करके लाना चाहते हैं? उसका कारण ये है कि बजटरी जो एक्सरसाइज है वो कई वर्षों से चलती आ रही है, उसके कानून कायदे होते हैं, और एक जो वित्त मंत्री होता है इज सपोज टू बी एन एक्सपर्ट ऑन फाइनेंसेस, उसको ये मालूम होना चाहिए कि कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है, कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए। तो आज दिल्ली को जो अंतर्राष्ट्रीय शहर है टोक्यो या रियो डी जेनेरियो या न्यूयॉर्क से जो टक्कर ले रहा है पॉपुलेशन में, साइज में, उसको एक स्मार्ट सिटी के बियॉन्ड जाके एक इंटरनेशनल अच्छी सिटी बनाने की दृष्टि से, जिसमें ये सारी चीजें आती है, उस संदर्भ में आपकी सरकार ने क्या कुछ किया है इसमें, या आप सिर्फ इधर का मॉडल लाकर यहां पर लाने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि जब आपको पिछले चुनाव में 67 एमएलएज इलेक्ट करके दिए गए, इसका मतलब ही आपको सरकार चलाने के लिए एक अच्छा परमिट दिया गया था, आपको ये बताया गया था कि आप सरकार चलाइए। अब आप वापस जनता के साथ में जाकर यदि हर चीज में जनता के बारे में जानकारी पूछना चाहेंगे तो आपके एमएलएज और आपके मिनिस्टर्स, आपके ब्यूरोक्रेट्स, आपकी पॉलिसी, इन सब चीजों का क्या महत्व रह जाएगा? प्रीति, क्या इंपोर्ट किया गया है स्वराज? पहली बात तो मैं बताना चाहूंगी कि स्वराज निधि हमारे बजट का छोटा सा हिस्सा है। नहीं, पॉइंट वो नहीं है, क्या कॉन्सेप्ट इंपोर्ट किया गया है? कॉन्सेप्ट इंपोर्ट नहीं किया गया, ये कॉन्सेप्ट अरविंद की एक किताब है, अरविंद की एक किताब है स्वराज, और ये उसी का मॉडल लिया गया, अरविंद का अपना कंसेप्ट है। ये स्वराज कॉन्सेप्ट जो है जिसकी किताब की जिक्र कर रहे थे, मैं उसी के बारे में बोलना चाहती थी कि स्वराज निधि जो हमने ये कॉन्सेप्ट बनाया है ये हमारी बुक के बेसिस पे है, और मैं यहाँ पे सारे जो इंटेलेक्चुअल्स मौजूद हैं उनको जरूर गिफ्ट करवाऊंगी वो बुक, ताकि वो देख सकें कि ये बुक अरविंद ने काफी साल पहले लिखी थी। लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि हम जानते हैं कि बजट में कौन सी प्रोविजंस एक्सपर्ट्स करते हैं और कौन सी प्रोविजंस लोगों को खुद करनी चाहिए। जो राशि स्वराज निधि में तय की गई है वो छोटे से कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स के लिए तय की गई है। वहां के पार्क, वहां की लाइटें, वहां के स्कूल, वहां के जो जरूरतें हैं, लाइब्रेरी, उसके लिए। कोई भी कम्युनिटी इतनी बेवकूफ नहीं होती, कोई गांव वाला ऐसा नहीं कहता कि मैं डिसाइड करूंगा कि एयरपोर्ट कहां बनेगा। कोई भी लोग इतने बेवकूफ नहीं होते, ना कोई सरकारें होती हैं, हम सब जानते हैं। इस बजट में ये बोल रहे हैं हमने कुछ नया नहीं किया। पहली बार एजुकेशन बजट 106% हुआ है, इंक्रीज, डबल हुआ है। एजुकेशन इस देश में सबसे ज्यादा जरूरी है, हमारे बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिले, ये हमारे लिए सबसे महत्व की बात है। नहीं, माफ कीजिएगा, मैं आपको रोकना चाहूंगा। आज इस समय लिटरेसी रेट दिल्ली का 92% है, और आपको बिल्कुल जरूरत नहीं थी कि एजुकेशन में ये खर्च करें, क्योंकि आपको हेल्थ सेक्टर में आप काफी कमजोर हैं। एजुकेशन आप सिर्फ, मुझे लग रहा है कि पॉपुलिस्ट मेजर है जिसको कर रही हैं। दूसरी बात मैं जानना चाहता हूं, हाँ, मैं एक बात पूरी कर दूं, हेल्थ बजट की बात। कितने बच्चे आपके जिस एजुकेशन सेक्टर की आप बात कर रही हैं उसमें कितने बच्चे प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल पे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, और कितने बच्चे आपके सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं जहां पर इसका असली इस्तेमाल होने वाला है? देखिए, पहली बात तो मैं आपको एजुकेशन बजट के बारे में बताऊंगी, लेकिन मैं एक पॉइंट करना चाह रही थी जो मैं वापस करूंगी। हेल्थ में हमने 45% इंक्रीज किया हेल्थ बजट। जो पहला हेल्थ बजट था उससे हमने 45% इंक्रीज किया है। हेल्थ के लिए हमने क्लिनिक से लेके हॉस्पिटल से लेके फ्री दवाओं, इन हर चीजों पे हमने बहुत मेहनत की है, बहुत काम किया है। एजुकेशन पे वापस आते हुए, ये सारा बजट बस गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए नहीं है, ये बजट नए स्कूल खोलने के लिए, टेक्निकल कॉलेजेस खोलने के लिए, नए आईटीआई खोलने के लिए, और मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल डेवलपमेंट के लिए है। हम सबको पता है कि ग्रेजुएशन की डिग्री से नौकरी नहीं मिलती। जब तक हमारे पास कोई स्किल नहीं हो, कोई हुनर नहीं हो, हम किसी काम के नहीं होते। अच्छा, ये आईटीआई और ये खोलेंगे कहाँ? जमीन कहाँ है? जमीन की प्रोविजन करनी है, अगर हमें खरीदनी पड़े तो हम खरीदेंगे। आप यहाँ पे बीजेपी सरकार आपके सामने है, हम इन्हें रिक्वेस्ट कर सकते हैं, दिल्ली की जनता इन्हें रिक्वेस्ट कर सकती है। सॉरी, मैं इंटरप्ट कर रहा हूं। फिर मुझे लगता है कि यह एबीसी की नॉलेज नहीं है। देखिए, हम खरीदेंगे, एक मिनट, खरीदेंगे, ये दे देंगे, व्हाट डज इट मीन? आज देयर इज ए प्रोविजन, देयर इज ए प्रोविजन, यू मस्ट नो इट। आज तक सरकार चली है यदि,
कांग्रेस की सरकार चली है, बीजेपी की सरकार चली है, हमने भी कॉलेजेस खोले हैं, यूनिवर्सिटीज खोली है, मेट्रो बनाई है, हमने भी जगह दी है। जगह लेने का अपना तौर तरीका आपने एक बार एप्लीकेशन अभी तक दी नहीं है और आप कहते हैं इतनी महंगी है, कौन लेगा जी? यानी आफ्टर ऑल सिस्टम है। आप जो कह रहे नहीं, आप बीजेपी को क्या मतलब इसका कहने का? आपने मांगी नहीं है अभी तक। ये प्रोसेस है, उसी प्रोसेस से निकल करके आपको आना पड़ेगा। उस प्रोसेस को पूरा किए बगैर कहीं आप पहुंचे, फिर हवाई बात रह जाएगी, केवल बात, हवाई बात नहीं है, केवल हवाई बात रह जाएगी। प्रीति, मैं एक बात बताता हूँ, चुनाव के वक्त मैंने अरविंद केजरीवाल से पूछा था, जो उन्होंने कहा था कि अरे भाई गांव के लोग जमीन देने को राजी हैं, देंगे, अपना फ्री देंगे, प्रधान लोग देने को राजी हैं, गांव के तमाम लोग देने को राजी हैं, लोग मुझे ऑफर आ रही है, हम इसी जगह देने के लिए तैयार हैं। आज वो कहते हैं कि लैंड महंगी है। बिल्कुल आ रही है। हम ये थोड़ा बोल रहे हैं कि हम कॉलेज नहीं बनाएंगे, आप लोग ही बोल रहे हैं। मैं तो बोल रहा हूँ कॉलेज बनाएंगे। आपने कहा कॉलेज जमीन बीजेपी वालों कहेंगे देंगे, क्या मतलब इसका? ये प्रोसेस आप स्टेट गवर्नमेंट चला रहे हैं, आपको उस प्रोसीजर के हिसाब से चलना है, हर हालत में चलना होगा, सरकार चलानी है तो। प्रीति जी, दिल्ली के अंदर कोई गांव वाले जमीन देने को तैयार है तो हम ना बोल रहे हैं, क्योंकि हमें बस इनकी प्रोसेस की हमने कब का नाम बोल दिया? हमने कब का नाम? अगर कोई कितनी मेरी पटनी मेरी, अपना सवाल अपना जवाब बिना बात में आप ही बोल रहे हैं, आप उसका जवाब दे रहे हैं कि बजटरी प्रोविजन कर दिया, प्लान कुछ नहीं है। बिल्कुल आज प्लान सुन लीजिए है, बात। और प्लान में 3 ITI हमारी जो हमने प्रपोज किए हैं इस साल में, उनके लिए जमीन की सारी एक्टिविटी शुरू हो चुकी है, वो जमीन लेने की। एक बात कहना उसके अलावा जो अभी एन के सिंह जी ने एक बात कही कि एजुकेशन जो दिल्ली की है सरकारी स्कूलों की, जब हम 98 में सत्ता में आए थे तो केवल 38% रिजल्ट था स्कूल का, आज वो 97% के आसपास है। मेरा कहने का मकसद ये है कि नए स्कूल खुलने चाहिए और जो एग्जिस्टिंग स्कूल हैं उनको कैसे बेहतर बनाया जाए, उनकी 2 शिफ्ट में काम किया जाए। अब दूसरा, इन्होंने दिल्ली के नौजवानों को एक झुंझुना समाया था कि हम वाईफाई लेके आएंगे। उस पर आऊंगा सर, मुझे एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद आता हूँ। दीपक जी का एक प्रश्न मैं आपको आगे बढ़ाना चाह रहा हूँ सर, 1 मिनट ब्रेक पे जा रहे हैं। तो हमारे इस खास कार्यक्रम आपका बजट में एक बार फिर आपका स्वागत है। एक सवाल है पीछे से, प्रतिभा मेरी सहयोगी वहां पर हमारे जो खास जनता बैठी हुई उससे एक सवाल लेंगे। प्रतिभा, मेरा सवाल प्रीति मैम से है कि मैम अभी आपने बोला कि एजुकेशन के लिए आप लोग बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, लेकिन अभी जो स्कूल खुले हैं उन पे जो मनमानी चल रही है, बच्चों की वजह से जो पेरेंट्स को परेशानी हो रही है, उसके लिए आप लोगों ने कोई नियम नहीं बनाया। प्रीति, बड़ा बिल्कुल मौजूद सवाल है। इनफैक्ट हमें पूरा नया इसके बारे में एक लॉ लेके आने वाले हैं जिसमें सारे स्कूल्स को अकाउंटेबल और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। ये जो हालात सामने आए हैं अभी, ये बहुत गंभीर है एंड एज अ पेरेंट मेरे लिए ये सबसे ज्यादा महत्व के हैं। इसीलिए हमने एक पूरा नया हम एक सिस्टम बना रहे हैं जिसमें स्कूल्स विल हैव टू फॉलो ग्रेटर लॉज ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। तो उसके ऊपर काम चालू है एंड वो जल्द ही लागू होगा। लेकिन अभी तो सबसे ज्यादा परेशानी आम आदमी को ही तो हो रही है ना। बिल्कुल, तो इसीलिए तो आपको सबसे पहले नियम करना चाहिए था। वो नियम बिल्कुल तैयार हो रहा है, सारी चीजों को स्टडी मद्देनजर रखते एजुकेशन के नाम पे आप जो बोल रहे हैं कि एजुकेशन बना रहे हैं, जितने प्रावधान है उसके अंदर सारी चीजें मौजूद हैं जिससे आप प्राइवेट स्कूलों के ऊपर नकेल कर सकते हैं। और ये बात कहना कि हम एक नया बिल ला रहे हैं, जो एग्जिस्टिंग प्रोविजंस हैं वो काफी है अगर सही तरीके से प्राइवेट स्कूल के ऊपर नकेल कसती जाए। आपकी सरकार को किसने रोका था सही तरीके से काम करने को? इतने साल, 7 साल हो गए, इन्होंने सही तरीके से उन लॉज पे काम नहीं किया। नहीं, इकोनॉमिक जो वीकर सेक्शन वाले थे वो हमारी सरकार का काम था कि आज सैकड़ों बच्चों को वहां काम नहीं किया, इसलिए लोगों ने उनको हटाकर 67 सीटें देकर आपको बिठाया। बिल्कुल, इसलिए नहीं बिठाया कि आप कहें कि इन्होंने नहीं किया, अब हमारे भी नहीं करने का। नहीं सर, ये बोल रहे हैं कि अगर वो लॉज इतने काबिल थे, वो लॉज इतने ठीक थे और उस पर काम हो सकता था तो इन्होंने कर देना चाहिए। वो नहीं कर पाए, वो इनकॉम्पिटेंट थे। लेकिन आपसे ये अपेक्षा नहीं है ना। वो बिल्कुल देखिए, आपके बजट में कुल जो समस्या लगती है कि इंटेंट आपका सही है, लेकिन आप लोगों ने कोई काम नहीं किया है कि प्रायोरिटी क्या होगी, कहां क्या ज्यादा होना चाहिए, क्या कम होना चाहिए। स्वास्थ्य का ध्यान अगर रखना चाहती हैं आप लोगों के, तो सबसे बड़ी चीज है पानी।
पीने का पानी शुद्ध मिले तो स्वास्थ्य की आधी समस्याएं हल हो जाएं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और उस पे हमने सबसे ज्यादा एजुकेशन काम किया है। और हेल्थ में जो आपने एलोकेशन बढ़ाए हैं वो अगर उल्टा होता तो ज्यादा बेहतर होता दिल्ली के लोग। ये प्लानिंग देखिए, आंदोलन के दौरान ये आश्वासन देना वो अलग बात होती है, गवर्नेंस में आने के बाद तय करती है सरकार कि ये हमारी प्रायोरिटी होगी, इसकी जरूरत ज्यादा है, इसकी थोड़ी कम है, उसके हिसाब से एलोकेशन होता है, वैसे पॉलिसीज बनती हैं। मैं आपको याद इसका अभाव नजर आता है। प्रीति, आपके जो 70 वादे थे, दिल्ली का अपना पावर स्टेशन, आपका बजट कुछ नहीं बोलता उसके बारे में। सोलर सिटी, आपका बजट उसके बारे में कुछ नहीं बोलता। सबको पानी का अधिकार, आपका बजट उसके बारे में कुछ नहीं बोलता। गलत। पानी के ऊपर हमने हमारे बजट में बहुत सारी प्रोविजंस की है। रो रही है पूरी दिल्ली। पानी पे प्रोविजंस भी की है पानी और के पानी ऊपर ट्राई कर रहे हैं लोग। ट्रीटमेंट के लिए भी बहुत काम किया है हमने। अच्छा ठीक है, मुनक कैनाल में पानी अभी तक नहीं आया, ठीक है, पर इनके हिसाब से तो आ चुका है। ये पिछले 1 महीने से यही डंडोरा पीट रहे हैं कि मुनक कैनाल से पानी लाए, फलाना यूजीआर शुरू किया। ऐसा लग रहा है कोई जादू का अलादीन का चिराग इनके पास है कि 3 महीने में यूजीआर बन के तैयार हो गए। 47 फास्ट ट्रैक बनाया था कोर्ट वो यूजीआर? नहीं हुआ। सॉरी, 47 फास्ट ट्रैक कोर्ट कोर्ट्स होंगे, लेकिन पहली बात अगर हम इस बजट पे बात करें, इस बजट में हमने क्या क्या प्रोविजंस की हैं, ये काफी कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम उस पे देखें। बिजली, पानी, एजुकेशन, हेल्थ, ये 4 मेन मुद्दे हैं। लेकिन इसके अलावा जो सुएज प्लांट से लेके, अगर एनवायरमेंट को लेके बात की जाए या अगर रोड को लेके बात की जाए, हर चीज की प्रोविजनिंग की है। और ये प्रोविजनिंग जैसे ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी एक आदमी ने सोच के लिख दिया बजट, ऐसे नहीं हुआ है। पूरी दिल्ली सरकार, पूरी दिल्ली ब्यूरोक्रेट जो आज में उन्होंने प्रोविजन तो होगा हर चीज के लिए, बजट है आफ्टर ऑल। मैं अपने जर्नलिस्ट आर.के. सिंह के साथ सहमत हूं, एजुकेशनिस्ट होने के बावजूद, कि एजुकेशन पे खर्च बहुत ज्यादा इन्होंने प्रोविजन किया है। देखिए, प्राइवेट स्कूल के स्टूडेंट्स गवर्नमेंट से ज्यादा हैं, वहां पर तो खर्च करना नहीं इन्होंने। टेक्निकल एजुकेशन पर खर्च नहीं करना इन्होंने। क्यों? हायर एजुकेशन में खर्च नहीं करना इन्होंने। क्यों भला? हाँ, मैं बता रहा हूं ना, टेक्निकल और हायर एजुकेशन ये सब आईपी यूनिवर्सिटी के अंतर्गत है, सेल्फ फंडेड कॉलेजेस हैं। मैंने यूनिवर्सिटी प्रारंभ की थी, आज 120 कॉलेजेस चल रहे हैं, सरकार का एक नया पैसा उस पर खर्च नहीं होता। तो इसलिए ये जो सुझाव आया है, मैं समझता हूं ठीक है, रिवर्स होता तो बेहतर रहता। आज ज्यादा जरूरत हेल्थ सेक्टर में थी, वहां इतनी बढ़ोतरी करते, रिवर्स कर देते तो शायद दिल्ली की जनता के साथ ज्यादा न्याय होता। इसको मैं आंकड़े से बता दूं सर, वी आर ओवर विद द टाइम। हम इस बहस को लगातार जारी रखेंगे और दिल्ली पर प्रीति जी से, आदरणीय मुखी जी से और हारून भाई से लगातार बात करते रहेंगे। फिलहाल आपके बजट में इतना ही। इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।